अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल इक्सिर एकेडमी पर। नाउ हम लोगों ने अभी तक जो बात की है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? कोई है ऐसा जिसको कल पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ? वाटर पोटेंशियल उस वक्त जीरो होगा, वाटर पोटेंशियल जो खालिश पानी होता है, जो प्योर वाटर होता है, उसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। जीरो का मतलब है वो सबसे ज्यादा है। लालीजा बेटा, ठीक है। जो प्योर पानी होगा उसका वाटर पोटेंशियल जीरो, जीरो का मतलब हाईएस्ट है, ठीक है। यहां पर जी किसी को कोई और डाउट है? ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इम्बिबिशन। एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है इम्बिबिशन। ना ये इम्बिबिशन क्या है? तो अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें हमने यही देखा कि किस तरह से पानी का डिफ्यूजन होता है, पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसी तरह का एक और मैकेनिज्म है, उसको कहा जाता है इम्बिबिशन। बेसिकली ये जो इम्बिबिशन मैकेनिज्म है, तो इम्बिबिशन खास क्या है? इम्बिबिशन ये एक स्पेशलाइज यानी खास तरह का नुफूजी अमल है। ये स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो ठोस शय होती है वो ठोस शय क्या करती है? पानी जज्ब करती है। ठोस शय क्या करेंगी? पानी जज्ब करती है। तब उसको क्या कहा जाता है? इम्बिबिशन। इस कोलाइड की वजह से इनका जो हजम है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे बीजों यानी जो सीड्स होते हैं हमारे वो, और सूखी लकड़ी के अंदर पानी जज्ब करना, ये क्या है? इम्बिबिशन की मिसाल है। तो जो बीज जमीन से पानी जज्ब करेगा या लकड़ी अगर पानी से जज्ब करती है तो वो क्या है? इम्बिबिशन, यानी पानी का डिफ्यूजन हो रहा है। और ये डिफ्यूजन किसमें हो रहा है? ठोस शय में। या ठोस शय के एग्जाम्पल कौन है? बीज और सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी के फूलने से जो दबाव बनता था उसकी ताकत का इस्तेमाल माक़ाबिल तारीखी इंसान चट्टानों और बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए करता था। पहले जमाने में क्या होता था? बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती थी उनको तोड़ने के लिए उनके दरमियान में लकड़ी डालकर उसमें पानी डाला जाता था ताकि वो पत्थर क्या हो जाए? टूट जाए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो ठोस है जो लकड़ी है वो पानी जज्ब करेंगे और उसके बाद क्या होगा? उसके फूलने से उस फूलने की वजह से वो जो पत्थर थे या कोई भी चट्टानें वो क्या होती थी? टूट जाती थी। इसी तरह से अगर इम्बिबिशन दबाव ना होता, यानी अगर ये इम्बिबिशन दबाव ना होता तो क्या होता? हम समझ सकते हैं कि जो बीज है यानी जो पौधा है, तखमी बीज है, वो जो सीडलिंग है यानी बीज से अभी अभी जो कूपल निकली हुई है, ये क्या है? बीज है। इस बीज से ये पौधा बन रहा है। तो ये पौधा क्या नहीं करता? ये मिट्टी से बाहर खुली हवा में नहीं आ सकता था। मतलब ये जो इम्बिबिशन है, इस प्रोसेस की मदद से जो पौधे जमीन के नीचे थे वो जमीन को फाड़ कर क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो शायद जमीन पर हजम भी नहीं पाता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना है कि इम्बिबिशन की वजह से क्या होता है? वो जो पौधा जमीन से निकलता है यानी उसकी तखमी पौधा जो होता है जिसको सीडलिंग कहते हैं, वो जमीन के बाहर निकल कर आता है। इम्बिबिशन या नफूज भी है क्योंकि पानी का जो बहाव है वो इर्तिकाजी ढलान के साथ होता है, यानी अपने हाइयर से कम की तरफ जा रहा है। इसलिए पानी का जो दबाव है यानी पानी का जो बहाव है, वो पानी का बहाव कैसा होता है? इर्तिकाजी ढलान। इर्तिकाजी ढलान का मतलब क्या है? अपनी ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ। बीज या इसी तरह की चीजों में पानी तकरीबन नहीं पाया जाता, यानी हमको मालूम है जो बीज होता है उसमें पानी नहीं होता है। सारा का सारा पानी कहां पर होगा? जमीन में। इसलिए जमीन से पानी निकलकर कहां पर आ जाएगा? बीज में। लिहाजा आसानी से वो बीज क्या करेगा? पानी जज्ब करेगा और नतीजे में कौन सा अमल होगा? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन के लिए जाजिब और जज्ब होने वाले पानी के दरमियान क्या होता है? वाटर पोटेंशियल का क्या हो जाता है? ढलान जरूरी होता है। इसके अलावा किसी रकीक को जज्ब करने वाली शय के लिए भी क्या है? जाजिब और रकीक शय के दरमियान क्या है? वाबस्तगी बुनियादी शर्त है। तो जो भी लिक्विड होगा, जो भी ऐसा मटेरियल होगा जिसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होना है, पानी उसके अंदर क्या होना है? जज्ब होना है, तो उनके दरमियान में क्या जरूरी है? उनके दरमियान में कांटेक्ट जरूरी है, ताल्लुक जरूरी है। उनके दरमियान में वाबस्तगी उनकी क्या है? बुनियादी शर्त है। तब तक वो काम नहीं होगा। इसलिए आप देखो कि आप सीड को बहुत दूर रखो पानी से,
तो पानी चलते हुए वहां तो नहीं जाएगा, लेकिन आप उस सीड को पानी में रख दो तो फिर क्या होगा, बाहर जो पानी है वो सीड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। नतीजे में क्या होगा, सीड के अंदर जो पानी का मूवमेंट है वो अपने ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ है, यानी अपनी ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ होगा। इस तरह से उस अमल को क्या बोला जाता है, एम्बिबिशन। बात समझ में आई? किसी को डाउट है यहां पर? ठीक है। नाउ जिस तरह से हमने डिफ्यूजन की बात की है, एब्जॉर्प्शन की बात की, इसी तरह का ये एक अमल है जिसको कहा जाता है एम्बिबिशन। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हमको और भी अच्छे से समझना है। ये क्या है, ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पानी का वो बहाव जो बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे होने वाला है। तो हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बहुत दूर तक पानी के जाने की इस अमल को हम समझने वाले हैं। और अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमने बहुत बेसिक चीजें जिसको हमने परमानेंट टिश्यू में पढ़ा था, उन परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा था जाइलम है, फ्लोएम है, फिर यहाँ पर कंपेनियन सेल है और यहाँ पर सोर्स है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें मैंने ऐड किया ताकि हम इस बात को समझ सके। तो हमने कहा था कि यहाँ पर अगर यहाँ पर एक तजुर्बा उन्होंने बताया कि आप क्या करें, सफेद फूल वाली शाख लें या टहनी की रंगीन पानी में क्या हो रखा हुआ हो, फिर इन फूलों के रंग को क्या होते हैं बदलते हुए देखा हो। चंद घंटों के बाद टहनी के कटे हुए सिरे की अगर जांच करने पर आपने इसके खित्ते को भी देखा होगा जहां से रंगीन पानी क्या हुआ गुजरा है। ये तजुर्बा इस बात की वजाहत करता है कि पानी की नकलो हमल वेस्क्यूलर बंडल है, यानी किससे हो रहा है, वेस्कुलर बंडल से, और खास करके किससे हो रहा है, जाइलम के जरिए। अब जरा आगे बढ़कर हमें ये समझना होगा कि पौधों में पानी और दीगर मादे ऊपर की तरफ किस तरह से हरकत करते हैं। तो ये बहुत बेसिक है, इसलिए मैं बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा हूँ कि बेसिक बुनियादी चीज हमको यहाँ पर समझना ये है कि किस तरह से पानी की नकलो हमल होती है और वो किसके जरिए होती है, जाइलम में होती है। फिर एक और चीज, पौधों में मादों की तवील फासलों तक हरकत सिर्फ नफूस के जरिए नहीं हो सकती, यानी बगैर, हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन होता है और जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं नफूस। ये जो अमल है, ये अमल कैसा है, ये अमल पैसिव है, जिसको हमने कहा था गैर फाल। और मैंने कल भी बताया था गैर फाल जो अमल होता है उसमें एनर्जी यानी तवानाई की जरूरत नहीं होती, और जिस जगह पर तवानाई की जरूरत ना हो वो काम बहुत देर तक नहीं होता है, सिर्फ अपनी लिमिट तक होगा जब तक वो चीज बराबर नहीं हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर तवील सफर अगर तय करना है तो वो इजीली नफूस के जरिए नहीं हो सकता। नफूस क्योंकि एक सुस्त अमल है, हमने कल भी पढ़ा था कि नफूस एक धीरे धीरे होने वाला अमल है और इसके जरिए बहुत कम फासले को क्या किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तमसीली नबाताती खलिया तकरीबन अगर 50 माइक्रोमीटर लंबाई का अगर हम लेते हैं तो उसके आर पार हरकत करने वाले एक सालमा 2.5 सेकंड का वक्त देता है। कितना लेगा वो, 2.5 सेकंड, यानी उसको जानने के लिए कितना वक्त लगेगा, 2.5 सेकंड। इस रफ्तार से क्या अगर हम हम ये हिसाब अगर लगाते हैं कि नफूस के जरिए जो पौधे हैं एक साल में को अगर 1 मीटर का फासला अगर तय करना है तो उसको कितने साल लगेंगे। तो यहाँ पर अगर सिर्फ 50 माइक्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं, 15 माइक्रोमीटर की बात करते हैं और बात किसकी चल रही है, 1 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर, और 1000 मिलीमीटर को और डिवाइड करिए आप माइक्रोमीटर में तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितने साल लगेंगे, मतलब उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो नफूस के जरिए कोई भी दूर का लॉन्ग डिस्टेंस का फासला तय नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, तो इसके लिए प्लांट के अंदर स्पेशल सिस्टम है। ठीक है। तो इस जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर इस काम के लिए बहुत पेचीदा सिस्टम है। तो यहां पर क्या है, बड़े पेचीदा उज़ुइयों में मादों को क्या करना होता है, तवील मसाफत तय करनी होती है। तो हमको मालूम है जो प्लांट है, प्लांट कैसे है, बड़े बड़े प्लांट है और दूसरा पेचीदा है।
तो इसके लिए इनके अंदर क्या होगा, जो मादों को मसाफत तय करना पड़ेगा, डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा रहेगा। तो बसा औकात पैदावार, इंजज़ा और जखीरा अंदोजी के मकामात भी एक दूसरे से क्या होते हैं, तवील फासलों पर होते हैं। यानी ये हो गया कि एक खेत है, वो एक खेत 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको जखीरा जहां करना है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने सारे क्या है वो दूरी पर होते हैं, लिहाजा नफूस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट काफी नहीं होता है। ये लंबे फासले सरअत के साथ तय करने के लिए मखसूस तवील फासलाती ट्रांसपोर्ट के क्या करती है, निजाम की जरूरत पड़ती है। पानी, मादनियात और ग़िज़ा उमूमन मास या बल्क फ्लो, पानी, मादनियात और जो ग़िज़ा है उमूमन उनको मास में या बल्क फ्लो, मास और बल्क फ्लो का मतलब होता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में निजाम के जरिए क्या करते हैं, हरकत करते हैं। बल्क फ्लो, जो बल्क फ्लो है वो हरकत है जिसके जरिए मादे वाफर मिकदार में यानी कसीर मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह क्या करे रहते हैं, पहुंचाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि बेसिक कंसेप्ट हम सिर्फ इतना समझ लें कि जब भी प्लान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी तो वो नफूज या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं होगा। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा वो मास में होगा या बल्क फ्लो में होगा। मास में या बल्क फ्लो का मतलब यह है कि कसीर तादाद में, कसीर मिकदार में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसको क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। और ये हरकत दो नुक्तों के दरमियान, अब ये जो हरकत होती है यानी ये जो बल्क फ्लो है, ये क्या है, बल्क फ्लो है। तो ये जो बल्क फ्लो होगा ये दो नुक्तों के दरमियान, अब दो नुक्तों के दरमियान का मतलब क्या है, दो अलग अलग जगह के दरमियान दबाव के फर्क, किसकी वजह से, दबाव के फर्क की वजह से अमल में आता है। दबाव के फर्क की वजह से क्या होता है, ये काम अमल में आता है। फिर मास फ्लो की खुसूसियत क्या है, मास फ्लो की खुसूसियत ये है, मादे चाहे महलूल में हो या मुअल्लिक़ हो, यानी वो अगर मादा महलूल में है यानी पानी में मिक्स है, सोल्यूशन है तब भी, और अगर मुअल्लिक़ हो यानी अगर वो अगर उसमें हल शुदा ना हो, वो उसमें मिक्स ना हो, तब भी बहाव के साथ एक ही रफ्तार से हरकत करते हैं। जैसे बहते हुए दरिया में होता है, तो बहते हुए दरिया में क्या होगा, अगर वो पानी के अंदर है तो भी उसका फ्लो होगा, नहीं है तब भी वहां पर क्या होता है, फ्लो होगा। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर बता रहे कि अगर क्वांटिटी में अगर कोई फ्लो हो रहा है तो वो कंसिस्टेंसी से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और वो दो जगह के दबाव के फर्क की वजह से होगा। जहां पर दबाव ज्यादा होगा वहां से निकल के वो किधर जाएगा, जहां पर दबाव कम होगा, यानी जहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। ये नफूस जैसा अमल नहीं है। अभी हमने इससे पहले भी कहा था कि नफूस में क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ। तो अभी बल्क फ्लो में, मास फ्लो में हमको जब बात कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये तो नफूस ही है, लेकिन ये नफूस की तरह नहीं है। जहां पर मादे का जो मूवमेंट है, मादे का जो बहाव है, वो इर्तिकाजी ढलान के मुताबिक होता है, और इर्तिकाजी ढलान के मुताबिक वो आजादी के साथ हरकत करते हैं। जबकि बल्क फ्लो में क्या होता है, बल्क फ्लो में मुस्बत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, मुस्बत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे बाग के हाउस से पाइप के जरिए पानी का निकलना। बाग का जो हाउस होता है उससे क्या निकलता है, पानी, तो उस वक्त उसके ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऊपर लगा हुआ होता है मुस्बत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, मनफी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे नलकी के जरिए शरबत पीना, जैसे नलकी के जरिए क्या होता है, शरबत पीना, यानी इसके जरिए ये क्या होता है, अमल में आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बल्क फ्लो है, इस बल्क फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस बल्क फ्लो के लिए जिम्मेदार है हाइड्रोस्टैटिक क्या बोला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसा होगा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिव, या ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा,
निगेटिव। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पर याद रखना है कि जब हम नुफूज की बात करते हैं तो नुफूज में जो फ्लो होता है, जो नक्लो हमल होती है, वो इर्तिकाजी ढलान के मुताबिक होती है, अपने ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब होता है तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है, यहाँ पर बल्क फ्लो मुस्बत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से या मनफी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है। मुस्बत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर आप समझना चाहते हैं तो बाग के हाउस से जो पाइप है उसके जरिए जो पानी निकल रहा है वो है मुस्बत हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा मनफी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जैसे नलकी के जरिए शरबत, यानी जो छोटी सी टूटी होती है और उसके जरिए क्या होता है, शरबत का पानी निकलता है या शरबत निकलता है, उस अमल को कहा जाता है, उसके जरिए ये क्या होता है, बल्क फ्लो का अमल होता है। नाउ पौधों में ईसाली या वाई बाफ के जरिए अशिया का बड़े पैमाने पर बहाव होता है और इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। इस अमल को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। तो पौधों में क्या होता है, वाई बाफ यानी जाइलम फ्लोएम, इसके जरिए क्या होगा, बहुत सारी अशिया का क्या होगा, बड़े पैमाने पर क्या होगी, नक्लो हमल होंगी, एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर जाया जाएगा। तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। इस अमल को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। यहां पर किसी को कोई डाउट है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझ में आया? ठीक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो पानी का बहाव है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो पानी का बहाव है उसकी बात हो रही है ना। क्या आपको बड़े पौधों की जड़ों, दूसरा उसके तनों और इसी तरह से पत्तियों और वाई निजाम के क्रॉस सेक्शन का मुताला हुआ है? तो हमको मालूम है कि बड़े पौधों में क्या होता है, बड़े पौधों में निहायत तखसीस शुदा यानी मखसूस, तखसीस शुदा मतलब स्पेशलाइज, मखसूस वाई बाफ्त, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जाइलम, और जिसको क्या कहा जाता है, फ्लोएम मौजूद होते हैं। जाइलम के जरिए क्या होता है, जाइलम के जरिए पानी, नमकियात और कुछ नामियाती नाइट्रोजन हार्मोन्स का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ये कहां से कहां होता है, जड़ों से पौधे के हवाई हिस्सों में। जड़ों से पौधे के हवाई हिस्सों का मतलब क्या है, जो जमीन के ऊपर है, क्योंकि जड़ें तो जमीन के नीचे है, तो जमीन के ऊपर की जो हिस्से हैं उनको क्या कहा जाता है, हवाई हिस्से कहा जाता है। फिर फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम मुख्तलिफ नामियाती और गैर नामियाती मिनरल, यानी जिसको क्या कहा जा रहा है, सोल्यूट्स, और ये सोल्यूट्स को कहां से, पत्तियों से पौधे के दीगर हिस्सों में क्या करता है, मुंतकिल करता है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने ये बात किए थे, और जहां तक मेरे को याद है, या तो नमीरा ने या तो अलीजा ने, इन दोनों में से किसी ने मेरे से सवाल किया था इससे पहले, जहां पर जाइलम के मामले में और फ्लोएम के मामले में उन्होंने पूछा था, जब वहां पर सिर्फ लिखा हुआ ये था कि जो आई थिंक मल्टी डायरेक्शनल कसीर सिमत की और यूनि डायरेक्शन यानी एक सिमटी, वहां पर कहीं पर सवाल उन्होंने किया था कि जो होता है वो जाइलम में होता है या नहीं होता है, ठीक है जी। तो वो बात को अगर आपको याद होगा तो उसका जवाब यहाँ पर है कि जाइलम हमेशा पानी, नमकियात और कुछ नामियाती, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड होगी, नाइट्रोजन, इनका ट्रांसलोकेशन करता है। और कहाँ से कहाँ करता है, जड़ों से पौधे की तरफ। जबकि फ्लोएम किसका करता है, मुख्तलिफ नामियाती यानी ऑर्गेनिक और गैर नामियाती मिनरल, जिसको क्या कहा जा रहा है, सोल्यूट, और उनको कहाँ से करता है, पत्तियों से पौधे की तरफ, ठीक है। तो लास्ट में आपका यही शायद सवाल था और उसका बेहतरीन जवाब यहाँ पर आपको मिल गया। नाउ अब बात चल रही है कि पौधे में पानी को कैसे जज्ब किया जाता है। तो पौधे के अंदर जो पानी का जज्ब होना है, ये प्रोसेस जो होता है, ये कैसे अंजाम दिया जाता है, ठीक। नाउ हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो पानी है उसका इंतजाम, उसको जज्ब करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, जाइलम। तो हम ये कह रहे हैं कि पौधों में
दाखिल होने वाला बेशतर जो पानी है वो जड़ों के जरिए जज्ब होता है। हमको मालूम है कि प्लांट के अंदर, दरख्तों के अंदर, पौधों के अंदर जो पानी है वो कहाँ से आता है? जड़ों के जरिए। जाहिर है, इसलिए हम पानी को क्या करते हैं? मिट्टी में डालते हैं, डायरेक्टली उनको पत्तियों पर नहीं डालते। फिर पानी और मादनियात के इंतजाम की जो जिम्मेदारी है वो जड़ों के सिरे पर लाखों की तादाद में मौजूद जड़ बालों, जिसको क्या कहते हैं? हेयर रूट्स या रूट हेयर है, उनकी होती है। फिर जड़ बाल दरअसल जड़ के एपिडर्मल खलियों के क्या होते हैं? उभार होते हैं। ये बात भी हम पढ़ चुके जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे। फिर जो पतली दीवारों वाले मुहीन धागों की क्या होती है? शक्ल में होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंजिजाब के लिए सतही रकबे में कई गुना वो क्या कर देते हैं? इजाफा कर देते हैं। यानी इतने सारे रूट्स निकलेंगे तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर जड़ वालों के जरिए पानी और मादियाती मनहल इंतजाम खालिसतन नुफूस के जरिए से अमल में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़ों में जो पानी का इंतजाम होता है वो कौन से अमल के जरिए होता है? नुफूस से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, इमदादी नुफूस से होता है, किससे होता है? तो याद रखिए कि वो सिंपल किससे होता है? सिर्फ नुफूस के जरिए होता है। एग्जाम में ये बहुत सिंपल सवाल पूछा जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो याद रखना है, इसको हमने बार बार पढ़ा है कि पानी अपनी ज्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ जाएगा, और ये बात जड़ के अंदर हो रही है। ठीक है ना? जड़ वालों के जरिए जो भी पानी जज्ब होता है तो उसके जज्ब होने के बाद जड़ की जो अंदरूनी तहे हैं उनमें दो वाज़ा रास्ते होते हैं जिसके जरिए वो पानी क्या होता है? मुंतकिल होता है। एक रास्ता होता है, इसको कहा जाता है अपोप्लास्ट पाथवे, और दूसरा होता है, इसको कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। एक क्या होता है? एपोप्लास्ट पाथवे, और दूसरा कौन सा होता है? सिम्प्लास्ट पाथवे। तो दो तरह के पाथवे होते हैं जिसके जरिए पानी को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है जड़ से दूसरे हिस्से। उनको कहा जाता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ठीक है ना? अगर हम एपोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो एपोप्लास्ट मुल्हका कल्वी दीवारों का वो मुसलसिल निजाम है। एपोप्लास्ट क्या है? तो एपोप्लास्ट क्या है? ये खलवी दीवारों का, खलवी दीवारों का मतलब क्या है? बहुत सारे सेल है, उन सेल की जो सेल वॉल है, उन सेल वॉल के जरिए जो सिस्टम बनता है उसको कहा जाता है। तो खलवी दीवारों का वो मुसलसिल निजाम जो जड़ों की, एंडोडर्मिस की, कैस्पेरियन पट्टियों के अलावा पूरे पौधे में होता है। यानी बेसिकली याद रखिए कि जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये किससे बनता है? खलवी दीवारों। किससे बनता है? खलवी दीवारों। मतलब किससे बनता है? सेल वॉल। किससे बनता है? सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये जड़ों की एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन पट्टियों के अलावा है। यानी जड़ों के अंदर जो एंडोडर्मिस है वहां पर कुछ स्पेशल टाइप की पट्टियां होती हैं, उनको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोला जाता है इसको? कैस्पेरियन स्ट्रिप, या उसको कहा जाता है कैस्पेरियन पट्टियां। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो एपिडर्मिस में, उनको छोड़कर बाकी का जितना भी हिस्सा है जो खलवी दीवार के साथ है, सेल वॉल के साथ है, वो बनाता है एपोप्लास्ट पाथवे। पानी की एपोप्लास्ट नकल कुल्ली तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर बैनुल खलवी फिजाओं और खलवी दीवार से गुजरकर होती है। अब ये बैनुल खलवी फिजाओं का मतलब क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में मौजूद स्पेस। और दूसरा कौन है? दूसरा है सेल वॉल यानी खलवी दीवार। तो एपोप्लास्ट जो पाथवे बनता है वो बेसिकली किससे बनता है? सेल वॉल से। फिर एपोप्लास्ट हरकत में खलवी झिल्ली से गुजरने का अमल नहीं होता, यानी वो खलवी झिल्ली को पास नहीं करता है। ठीक है? ये नकलो हरकत ढलान पर मुनहसिर है। ढलान का मतलब अगेन जो हमने नुफूस में कहा था कि अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे। फिर पानी की ये जो नकलो हरकत है इसमें एपोप्लास्ट किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करता, और ये हरकत मास फ्लो के जरिए क्या होती है? अंजाम दी जाती है। तो जैसे ही नुफूज होगा, पानी बाहर से अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद अब वहां पर जो मास फ्लो के जरिए उसका क्या होगा? आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे पानी
बैनुल खलवी फिजाओं में यानी इंटरसेलुलर स्पेस में या कुर्रे बाद में तबखीर होता है। एपोप्लास्ट के अंदर पानी की क्या हो जाती है, मुसलसिल धार में क्या पैदा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, जिसके जरिए वो पानी के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ऊपर ऊपर क्या करता है, खींचता है। इस तरह पानी को एडहेसिव और कोहेसिव, एडहेसिव एंड कोहेसिव खुसूसियात की वजह से मास फ्लो क्या होता है, वाक़ होता है। नाउ बच्चों, ये जो बात मैंने इतनी रीड करके लफ्ज बाय लफ्ज आपको समझाया, उसका रीजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, इस एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, खलवी दीवार। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैनुल खलवी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस, जिसको कहा जाता है बैनुल खलवी फिजाइन। जो से क्या कहा जा रहा है उसको, बैनुल खलवी फिजाइन। ठीक है, इन दोनों का। फिर यहां पर दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। एक को कहा जाता है कोहेसिव और एक को कहा जा रहा है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना, एडहेसिव का मतलब क्या होता है, चिपकना, और कोहेसिव का मतलब होता है खींचना। क्या होता है, एडहेसिव का मतलब क्या होता है, खींचना। होता क्या है कि जो सेल है, यानी जो पूरी खलवी दीवारें हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करिए कि यहां पर ये जो पाथवे है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें दो रंग है, देखिए, ये एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। एक पाथवे कौन सा है, एपोप्लास्ट, और एक है सिम्प्लास्ट। अगर आपको ये कलर दिखाई दे रहे होंगे तो ये बहुत लाइट कलर है। ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, ये बहुत डार्क है, और उसके मुकाबले में ये जो अंदर का सेल के अंदर कलर है, ये बहुत लाइट है। समझ में आ रहा है, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। ये वाला बहुत डार्क कलर है, ये बहुत ज्यादा लाइट कलर है। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो रूट है, और ये वाला, तो ये यहां पर देखिए, ये एपोप्लास्ट है। ये वाला जो रूट है, ये कौन सा वाला रूट है, एपोप्लास्ट रूट। इस एपोप्लास्ट रूट के अंदर क्या हो रहा है, इस एपोप्लास्ट रूट में हो रहा ये है कि ये जो है, ये है एपिडर्मिस, फिर ये कौन है, कॉर्टेक्स, ये कौन है, एंडोडर्मिस, और ये है पेरीसाइकल। अगर आपको याद होगा तो हमने जब रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, रूट के स्ट्रक्चर में हमने ऐसे ही पढ़ा था कि बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद कॉर्टेक्स होती है, उसके अंदर डर्मिस होती है, अंदर कौन होता है, पेरीसाइकल होता है। तो जब यहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो वाटर है, ये धीरे धीरे कहां पर आएगा, ये वाटर अंदर आ जाएगा एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से ये प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी दो सेल के बीच का जो नेटवर्क है, जो गैप जंक्शन है, उस गैप जंक्शन की मदद से ये पानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से कहा चला जाएगा, पेरीसाइकल में होता हुआ जाता है। तो ये जो पाथवे है, जो खलवी दीवारों के जरिए हो रहा है, जो बैनुल खलवी स्पेस के जरिए हो रहा है, बैनुल खलवी फिजाओं के जरिए हो रहा है, जिसके अंदर दो फोर्स काम कर रही है, एक है कोहेसिव और एक है एडहेसिव। एक कौन सी है, कोहेसिव, और एक एडहेसिव। तो ये जो पाथवे बनता है, इसको कहा जाता है एपोप्लास्ट। क्या कहा जाता है इसको, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पाथवे है, एपोप्लास्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, सेल वॉल। कौन कर रहा है, सेल वॉल। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, तो एक पाथवे कौन सा है, एपोप्लास्ट। ना दूसरा हम ये कहते हैं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर बाहम मरबूत प्रोटोप्लास्ट, यहां पर क्या होता है, बाहम मरबूत प्रोटोप्लास्ट, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है। और इस इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट की वजह से जो निजाम या रन होता है, उसको कहा जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे।
क्या कहा जाता है इसको? सिम्प्लास्टिक पाथवे। वहां पर कौन सा था? अपोप्लास्टिक, और यहां पर कौन है? सिम्प्लास्टिक। वहां पर कौन काम कर रहा है? सेल वॉल। यहां पर कौन काम कर रहा है? प्रोटोप्लास्ट। कौन काम कर रहा है? प्रोटोप्लास्ट। नाउ अतराफ के खलिए, यानी एक खलिया उसके अतराफ के जो खलिए हैं, इनका जो साइटोप्लाज्मिक धागे हैं उसके जरिए वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, जिनकी तोसी प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए होती है। सिम्प्लास्टिक हरकत के दौरान पानी खलियों यानी साइटोप्लाज्म से क्या करता है? गुजर जाता है। बैनुल खलवी हरकत प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए क्या होती है? अमल में आती है। चूंकि पानी को खलिये में दाखिल होने के लिए खलवी झिल्ली से गुजरना पड़ता है, लिहाजा ये हरकत निस्बतन क्या होती है? सुस्त रफ्तार होती है, और हरकत जो होती है वो पोटेंशियल ढलान की क्या होती है? मुताबिक होती है। यानी ज्यादा से किधर जाएगा? कम की तरफ जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग का यहाँ क्या होता है? अमल होता है। तो सिम्प्लास्टिक हरकत में वो क्या करता है? मदद कर सकता है। नाउ बच्चों, अभी जो हमने डायग्राम देखा था मैं उसको दोबारा आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। हमने क्या कहा था कि ये है सिम्प्लास्ट पाथवे। ये वाला जो पाथवे जा रहा है ये कौन है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। और ये जो पाथवे था ये वाला कौन सा था? अपोप्लास्टिक पाथवे। तो यहाँ पर ये जो वाला पाथवे है उसकी बात चल रही है सिम्प्लास्टिक पाथवे की। और इस सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्रोटोप्लास्ट। वो कौन कर रहा है? प्रोटोप्लास्ट। नाउ ये प्रोटोप्लास्ट होता क्या है इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है? ये प्लांट सेल है, उसका ये डीएनए है। प्लांट सेल जब भी बनता है तो प्लांट सेल को दिखाने के लिए हम उसके अतराफ में क्या बनाते हैं? सेल वॉल। उसके अतराफ में क्या बनाते हैं हम? सेल वॉल। तो ये कौन है? सेल वॉल। कौन है ये? सेल वॉल। अगर हम इस प्लांट के पास से सेल वॉल को अगर निकाल देते हैं, हम क्या करते हैं? अगर हम इस प्लांट के सेल के पास से क्या निकाल देते हैं? इस प्लांट के पास से सेल वॉल अगर निकाल देते हैं, ठीक है? हमने इस प्लांट के पास से क्या निकाल दिया? सेल वॉल निकाल दिया। अब पीछे क्या बचा? पीछे बचा साइटोप्लाज्म। क्या बचा? साइटोप्लाज्म। पीछे बचा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ये जो हिस्सा है ये हिस्सा कौन है? प्रोटोप्लास्ट। कौन है? प्रोटोप्लास्ट। तो जब आप सेल वॉल को निकाल देते हैं प्लांट के सेल में से तो पीछे बचने वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो वो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है उससे बने हुए हिस्से को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक है, इन साइटोप्लाज्मिक धागों के जरिए क्या होते हैं? वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो ये एक सेल है, इस सेल के बाद वो दूसरा सेल है, उसके बाद वो तीसरा सेल है। तो उनके दरमियान में क्या होगा? उनके दरमियान में सेल वॉल होंगी, लेकिन उस सेल वॉल की वजह से और जो साइटोप्लाज्म है उसकी वजह से उनके दरमियान में क्या होगा? नेटवर्क होगा। वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। तो होगा ये कि इन साइटोप्लाज्मिक जो जितने भी खलिए हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक धागे होंगे जिसके जरिए वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे, जिनकी तोसी कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए हुई रहेगी। तो सिम्प्लास्टिक हरकत के दौरान क्या होता है? पानी खलियों में यानी साइटोप्लाज्म से गुजर कर जाता है। बैनुल खलवी हरकत यानी प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए क्या होती है? अमल में आती है, ठीक है? फिर चूंकि पानी को खलियों में क्या होना होता है? दाखिल होने के लिए खलवी झिल्ली से गुजरना पड़ता है, लिहाजा ये हरकत क्या होती है? बहुत सुस्त रफ्तार होती है। फिर हरकत जो होती है वो पोटेंशियल ढलान के मुताबिक होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंगिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंगिंग का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या होने वाला है? मूवमेंट होने वाला है, चेंजेस होने वाला है। उस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से वहां पर क्या होता है? सिम्प्लास्टिक में हरकत मिलती है, यानी पानी अंदर आया, उस पानी को आगे भेजना है तो वो इस तरह से क्या करेगा? स्ट्रीमिंग करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रा के खलियों में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी होगी। हाइड्रा है ना, हाइड्रा एक होता है, उसके अंदर हमको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। इस स्ट्रीमिंग में क्लोरोप्लास्ट की हरकत हम क्या कर सकते हैं? आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह के यहाँ पर क्या होते हैं? पाथवे होते हैं, जिसमें एक होता है सिम्प्लास्ट और एक होता है अपोप्लास्ट। इस तरह से दो तरह की यहाँ पर क्या होती है?
यहाँ पर दो तरह के पाथवे होते हैं, जिन पाथवों के जरिए क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, वाटर की क्या होती है, वहां पर मूवमेंट होती है। जी, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक ना। चूंकि कॉर्टिकल जो खलिए होते हैं, कॉर्टिकल खलिए, वो उनकी जो पैथिंग होती है वो ढीले होती है, लिहाजा जड़ में बेशतर पानी एपोप्लास्ट के जरिए क्या होता है, मुंतकिल होता है। तो जड़ों में जो मैक्सिमम पानी आता है वो किसके जरिए आता है, एपोप्लास्ट यानी सेल वॉल के जरिए। और पानी की जो मुंतकिली है उसमें कोई रुकावट भी नहीं होती, लेकिन कॉर्टेक्स की अंदरूनी हदूद यानी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस कैसी होती है, सुबेरियन की बनी होती है, जहां पर क्या होती है, कैस्पेरियन पट्टी होती है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, गैर नफूस पजीर होता है। यानी जड़ों के अंदर, एपोप्लास्ट के अंदर, कॉर्टेक्स के रीजन की अगर बात करें तो उस कॉर्टेक्स रीजन में एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वहां पर क्या होती है, सोबेरियन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कौन से मटेरियल से बनी है, सोबेरियन, क्या नाम है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। उसकी वजह से पानी वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, तो पानी के साल में इस तह में घुस नहीं सकते, इसलिए पानी दीवारों का क्या करता है, रुख करता है। चूंकि वहां पर सुबेरियन वॉल नहीं होती और झिल्ली से क्या होता है, हवा खलिए में क्या हो जाती है, दाखिल हो जाती है, इसलिए वहां से यानी एंडोडर्मिस से पानी, यानी कॉर्टिकल रीजन के एंडोडर्मिस से पानी एपोप्लास्ट रूट के जरिए नहीं जाएगा, वहां से वो किसके थ्रू जाना शुरू करेगा, फिर सिम्प्लास्ट। तो इसके बाद पानी क्या करेगा, सिम्प्लास्ट के जरिए दोबारा झिल्ली को पार करके जाइलम के खलियों में क्या करता है, पहुंचता है। जड़ की तहों से गुजरता हुआ पानी आखिरकार कहां पर पहुंच जाता है, एंडोडर्मिस में, और सिम्प्लास्टिक के जरिए क्या होता है, मुंतकिल होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथवे कौन सा चल रहा था, पाथवे चल रहा था अपोप्लास्ट, पानी यहां किसके जरिए रहा था, अपोप्लास्ट, लेकिन बीच में कौन आ गया, बीच में एक दीवार आ गई। वो दीवार किसकी बनी हुई है, वो दीवार बनी हुई है सोबेरियन की, और ये जो सोबेरियन से बनी हुई दीवार है उसका नाम क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये जो सोबेरियन मटेरियल से बनी हुई दीवार है, ये कहां पर मौजूद है, ये दीवार मौजूद है एंडोडर्मिस। कहां पर मौजूद है ये, एंडोडर्मिस। अब क्या होगा, एंडोडर्मिस में मौजूद ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप की दीवार है, उससे पानी तो आगे जाने वाला नहीं है, इसलिए अब यहां से आगे पानी कौन सा रास्ते से जाएगा, तो पानी यहां से आगे किसके जरिए जाएगा, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो अपोप्लास्ट पाथवे की जगह वो कौन से वाले पाथवे से जाना शुरू करेगा, सिम्प्लास्टिक के जरिए। सिर्फ यही एक तरीका है जिसके जरिए पानी और इसमें मौजूद मिनरल वो आई इस्तेवाने यानी वेस्कुलर सिलेंडर में क्या हो सकते हैं, दाखिल होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जो जाइलम है, उस जाइलम में एंडोडर्मिस के बाद या एंडोडर्मिस से पानी कौन से वाले वे के जरिए दाखिल होता है, तो कौन से वाले वे के जरिए दाखिल होता है, सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट के जरिए क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में जो एंडोडर्मिस है वहां पर सुबेरियन मटेरियल से बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जिसके जरिए पानी वहां से आगे पास नहीं हो सकता, इसलिए पानी को अपोप्लास्ट रास्ता छोड़कर सिम्प्लास्ट पाथवे में आना पड़ता है, और उसके जरिए फिर वो जाइलम के अंदर क्या करेगा, दाखिल होगा। बात समझ में आई? यहां पर किसी को कोई डाउट है? बच्चों कान खोल के सुन रहे हैं आप? नाउ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? नाउ मैं दोबारा एक बार और समझा रहा हूं। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 मिनट, मैंने डायग्राम ऐड करे, मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं। मैंने डायग्राम उसकी ऐड की है, ठीक है। नाउ यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर है जाइलम, ठीक है। यहां पर क्या है, जाइलम,
यहाँ पर कौन है, जाइलम, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ठीक है, ये सब कौन है, जाइलम है, ठीक है। ये जो जाइलम है, इस जाइलम में क्या ऐड होना चाहिए, इस जाइलम में पानी आना चाहिए, ठीक। अब ये जो एरिया है ये पूरा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सी लेयर है, ये है एंडोडर्मिस, ये वाली जो लेयर है ये एंडोडर्मिस है, ये कौन है, एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस के अंदर ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, ये एंडोडर्मिस के अंदर ये जो लेयर है ये कौन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कौन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो बाकी का पूरा जो रीजन है ये कौन है, ये कॉर्टेक्स, कौन है, कॉर्टेक्स। ना पानी जब अंदर आने वाला है तो दो रास्तों से आने वाला है, एक है सिम्प्लास्टिक और एक है एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक पाथवे में पानी कैसा आने वाला है, तो सेल वॉल की मदद से, यानी ये एक सेल है, इस सेल की ये सेल वॉल है, दूसरा ये सेल है उसकी ये सेल वॉल है, तीसरा ये सेल है, चौथा ये सेल है। तो इस सेल वॉल, सेल की क्या है, सेल वॉल, इस सेल वॉल को चिपक चिपक कर पानी कहां तक पहुंचने वाला है, जाइलम में। तो जब सेल वॉल और इंटरसेल्युलर स्पेस यानी खलियों के बीच के स्पेस के जरिए अगर पानी जाइलम तक जा रहा है तो वो जो रास्ता है वो कौन सा है, एपोप्लास्टिक, ठीक। सिम्प्लास्टिक में हमने कहा कि यहां से जो पानी जाएगा पहले वो एक खलिये में दाखिल होगा, निकलेगा, दूसरे खलिये में दाखिल होगा, निकलेगा, तीसरे खलिये में दाखिल होगा, और इस तरह से वो कहां पहुंचेगा, जाइलम में पहुंच जाएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे। नाउ अब बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है कि एपोप्लास्टिक पाथवे के जरिए जब पानी आगे आता है तो आगे आने के बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्योंकि आगे कौन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगी, इस पानी को यहां से आगे दाखिल नहीं होने देगी, यहां से पानी को आगे दाखिल नहीं होने देगी। तो अब आगे जब पानी जा रहा है तो आप गौर से देखिए यहां पर पानी कैसा जा रहा है, पानी आपको दिख रहा है कैसा जा रहा है, वहां पर वो जो पानी यहां से आगे जा रहा है वो पानी को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां से जो पानी जा रहा है, ठीक है, यहां से जो पानी जा रहा है और यहां से जो पानी जा रहा है उनमें फर्क क्या है। यहां से देखिए पानी है ना सेल की दीवार को चिपक कर जा रहा है, लेकिन यहां पर सेल के बीच में से जा रहा है, ये देखिए खलिया है और इस खलिये के बीच में से जा रहा है पानी। और ये वाला जो पाथवे है, ये वाला पाथवे हमने कहा देखा, यहां पर देखा कि खलिये के बीच में से खलिये के अंदर दाखिल हुआ, फिर उसके बीच में से होते हुए दूसरे खलिये के अंदर दाखिल हुआ। तो वो जो पाथवे होता है वो कौन होता है, सिम्प्लास्टिक। इसका मतलब ये है कि जब एंडोडर्मिस पे पानी पहुंचता है कौन से वाले वे के थ्रू, एपोप्लास्ट के थ्रू, तो एंडोडर्मिस पर उसको कौन मिल जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, और वो उसको अब सेल वॉल के थ्रू यानी सेल वॉल को चिपक कर जाने की इजाजत नहीं देगा। वो क्या बोलेगा कि तुमको अगर जाना है तो सेल के अंदर दाखिल होकर जाओ, और सेल के अंदर दाखिल अगर होके जाना है तो वो अपोप्लास्ट पाथवे नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एंडोडर्मिस के बाद जो पानी आगे जाता है वो पानी कौन से वे के थ्रू जाता है, वो जाता है सिम्प्लास्ट वे के थ्रू। बात समझ में आई। तो यहां से लेकर यहां तक अपोप्लास्ट का पाथवे फॉलो होगा, लेकिन यहां से आगे जो रास्ता फॉलो होगा वो रास्ता कौन सा रहेगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे। और इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो किससे बनी हुई है, सोबेरियन मटेरियल से। अब समझा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहां से सवालात किए जाते हैं, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जाइलम के अंदर जो भी पानी जाएगा एंडोडर्मिस के बाद वो पाथवे कौन सा रहेगा, वो पाथवे सिम्प्लास्टिक पाथवे रहेगा। पानी को खलिये के अंदर दाखिल होकर जाना पड़ेगा। बात क्लियर, ठीक। नाउ बच्चों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हमने कहा कि जब पानी एक बार जब जाइलम में पहुंच जाता है, यानी पानी क्या हो गया, अब जाइलम में पहुंच गया, यहां पर आ गया, तो पानी आजादी के साथ खलियों के दरमियान और उनसे गुजर कर क्या होता है, मुंतकिल होता है। फिर पानी अगर जाइलम में चला गया तो नौ उम्र जड़ों में, नौ उम्र जड़ें मतलब जो अभी अभी जड़ें बनी होगी, नहीं तो उनको बोला नौ उम्र जड़ों में,
पानी बिल वास्ता जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स में क्या होता है, दाखिल होता है। बिल वास्ता, बिला वास्ता और बिल वास्ता। तो यहां पर देखिए क्या बात हो रही है जी, बिल वास्ता जाइलम वेसल और ट्रैकिड में दाखिल होता है। चूंकि ये बेजान जराए है इसलिए ये एपोप्लास्ट का क्या होता है, हिस्सा होते हैं। फिर जड़ के वाई निजाम में पानी दाखिल होने का रास्ता मुख्तसरन शक्ल 11.7 में बताया गया है, जिसको अभी हमने पढ़ा हुआ है। फिर कुछ पौधों में इनसे मुंसलिक मजीद साख्तें होती है जो पानी और मादनियात के क्या करती है, इंतजाम में मदद करती है, और इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है, माइकोराइजा, याद आ रहा है, माइकोराइजा हमने पढ़ा था, फंगस, याद आ रहा है, फंगस, प्लांट और फंगस इन दोनों की जोड़ी की हमने बात किए थे। तो माइकोराइजा जड़ के साथ एक फंगस का हमबाशी, हमबाशी मतलब सिम्बायोटिक रब्त है। कौन सा रब्त है वो, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, जिसको क्या कहा जाता है, हमबाशी रब्त, क्या बोला जाता है इसको, हमबाशी, सिम्बायोटिक रब्त है। नौ उम्र जड़ के अतराफ में फंगस के मुहीन धागे एक जाल बनाते हैं और खलियों में क्या हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। इन धागों का मजमूई सतही रकबा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये मिट्टी के बहुत बड़े हजम से क्या करते हैं, पानी और मादियाती आयनों को क्या करते हैं, इंतजाब इकट्ठा करते हैं, जो शायद जड़ भी ना कर सके। यानी फंगस उनकी इतनी मदद करता है कि खुद जड़ भी वो काम नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जो फंगस के हाइफी होते हैं, उसका जो माइसिलिया होता है वो इतने मुहीन धागों के ऊपर मुनासिर होता है कि वो उस जगह का, उस एरिया का, उस सॉइल का, उस जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं, और बहुत फास्ट वो क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, जमा करते हैं, उसका इंतजाम करके किसको पहुंचाते हैं, पौधों को। फंगस जड़ को क्या देता है, पानी और मादनियात मुहैया करता है, बदले में जड़ माइकोराइजा को क्या देती है, शक्कर यानी शुगर, और क्या देती है, नाइट्रोजन के मुरक्कबात फराहम करती है, यानी नाइट्रोजन देंगी और क्या देंगी, शुगर देंगी। नतीजे में वो क्या रहेगा, वहां पर जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा। और माइकोराइजा से कुछ पौधों का ताल्लुक क्या होता है, नागुज़ीर है, जरूरी है। अगर वो माइकोराइजा के साथ नहीं रहेंगे, उस फंगस के साथ नहीं रहेंगे, तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। जैसे माइकोराइजा के बगैर पाइनस के जो बीज है वो उग नहीं पाते, उनको उगने या उनकी ग्रोथ करवाने के लिए पाइनस के जो सीड्स हैं उनको किसके साथ रखना है, फंगस के साथ रखना होता है, माइकोराइजा के साथ रखना होता है, और ना ही अपने आप को जमीन में वो क्या करते हैं, कायम कर पाते हैं। इसका मतलब जो पाइनस के सीड्स होते हैं, पाइनस के जो बीज होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल, उनके साथ फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसके बगैर उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। हाइफी का मतलब क्या होता है, हाइफी का मतलब ये होता है, जो फंगस होती है, उस फंगस की जब ग्रोथ होती है तो उसमें ब्रांच दिखती है, हमको शाख दिखती है, शाखों की तरह क्या दिखती है, साख दिखती है। उन साख्तों को कहा जाता है हाइफी। जब हमने फंगस पढ़ा था, अगर आपने याद होगा, तो हमने जब फंजाई पढ़ा था, उस फंजाई में मैंने हाइफी, माइसिलियम ये सब बताया था। फिर म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब ये भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों भी एक दूसरे को फायदा देते हैं, जिस तरह से म्यूचुअलिज्म में होता है। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ना, अब हम बात कर रहे हैं कि पानी की जो हरकत होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो पानी की पौधों के अंदर ऊपरी जो हरकत है वो कैसे मुमकिन है, ठीक है, पौधों में पानी की ऊपर की तरफ हरकत, ठीक है, इस बात को हमको समझना है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारे, यानी पानी जो होता है वो मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचता है। चूंकि पानी को तने में ज्यादा जमीन में कुव्वत कशिश के खिलाफ ऊपर पहुंचना होता है,
पानी क्या हो रहा है, पानी को तने में जमीन की कुव्वत कशिश के खिलाफ क्या होता है, ऊपर पहुंचना होता है। तो फिर सवाल ये आता है, तो यहाँ पर तवानाई कहाँ से आती है जिसके जरिए वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, उन सवालात के जवाब हमको समझना है। ना अगर जड़ दबाव की बात करें, ठीक है, अगर रूट प्रेशर की बात करते हैं या अगर जड़ दबाव की बात करते हैं, ठीक है, रूट प्रेशर की अगर बात करते हैं या जड़ दबाव की अगर बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं चूंकि जड़ के बुआई बाफ्ट यानी जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसके अंदर आयनों का क्या होता है, इंजेजाब होता है। और वो इंजेजाब कैसा होता है, फाल होता है। आयंस का जो भी इंजेजाब होगा जड़ के वायु बाफ्तों में, वेस्कुलर सिस्टम में, वो कैसा होता है, फाल होता है। उसमें क्या होती है, तवानाई को क्या करना होता है, खर्च करना होता है। फिर हम ये कहते हैं पानी अपने पोटेंशियल ढलान यानी अपनी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल का क्या करता है, ताकुब करता है और जाइलम के अंदर दबाव में क्या कर देता है, इजाफा। यानी जैसा जैसा वो बढ़ता जाएगा तो जाइलम के अंदर क्या बनेगा, दबाव बनेगा। इस दबाव को मुस्बत दबाव यानी जड़ दबाव कहते हैं। ये जो दबाव है, इस दबाव को क्या कहा जाता है, जड़ दबाव, या उसको क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर। उसको क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर कहा जाता है। और ये तने में पानी को थोड़ी ऊंचाई तक क्या करता है, पहुंचाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार। तो जैसा जैसा जमीन से पानी का इंतजाम होगा, जड़ के अंदर वो पानी आएगा, और जड़ में पानी की मिकदार अगर बढ़ जाए, वहां हम मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बताया है कि फॉर एग्जांपल जिस दिन फिजा में यानी जो हवा है उसमें आपको क्या दिखाई दे, काफी नमी दिखाई दे, यानी हम जो अक्सर बोलते हैं शबनम वगैरह, तो नरम तने वाले पौधे का क्या करना है, आपने इंतखाब करना है, सेलेक्ट करना है, और सुबह सवेरे तेज ब्लेड से उस तने को क्या करना है, जमीन के करीब से थोड़ा सा क्या करना है, काट देना है। तो आप क्या देखेंगे, जल्द ही आपको कटे हुए हिस्से से क्या देखने को मिलेगा, पानी खारिज होते हुए दिखने को मिलेगा। ये क्या है, ये मुस्बत रूट प्रेशर की वजह से हो, यानी वहां को कोई और प्रेशर नहीं है, वहां पर सिर्फ जड़ के अंदर इतना पानी जमा हो गया कि उस पानी की सतह धीरे 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 क्या हो रही है, बढ़ रही है। नतीजे में यह हुआ कि जड़ से पानी कहां पर आ गया, रूट में आ गया। तो इससे ये बात साबित हुई कि वहां पर एक प्रेशर काम करता है और वो क्या होता है, रूट प्रेशर। फिर अगर आप एक रबर की ट्यूब ले और किस कटे हुए तने को क्या करे, आस्तीन की तरह पहना दे, उसके ऊपर लगा दे, तो वक़्तन आप से इखराज शरह नाप सकते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी वहां पर क्या हो रहा है, खारिज हो रहा है। और आप उसके अज्जाए तरकीब भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। उस पानी के अंदर क्या क्या शामिल है, क्या क्या मिक्स है, वो भी हम देख सकते हैं। रात और सुबह सवेरे जब अमल तबकीर सुस्त होता है तो उस वक्त भी जड़ दबाव का क्या होता है, हम असर का क्या कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, जिसमें इजाफी पानी घास की पत्तियों की नोक पर बूंदों की शक्ल में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसे हम बहुत सी जड़ी बूटियों की पत्तियों में भी देख सकते हैं। पानी के इस तरह के इखराज को कहा जाता है गटेशन। क्या कहा जाता है इस अमल को, गटेशन। क्या कहा जाता है इस अमल को, गटेशन। तो आमतौर पे जड़ दबाव की वजह से जो पानी बाहर निकल रहा होता है, वो जड़ दबाव की वजह से निकलने वाला जो पानी होता है उसको कहा जाता है गटेशन कहा जाता है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं ये रूट प्रेशर कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट की शुरुआत है और ये एक्सपेरिमेंट का एंड है। तो पानी की सतह यहाँ तक थी, अब पानी की सतह यहाँ तक आ गई, यानी वाटर लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी अगर आप देखेंगे तो रूट प्रेशर यानी धीरे धीरे यहाँ पर पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे क्या उसके अंदर क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो इस तरह से आप उस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
नाउ पानी के नकल हमल के इस तमाम अमल में जड़ दबाव किसी हद तक क्या करता है, मदद करता है। यानी पानी के नकल हमल में जड़ दबाव का क्या है, एक रोल है, एक इंपॉर्टेंट वर्क है। लेकिन लंबे दरख्तों में पानी की नकल हमल में जाहिर है कि ये कोई अहम किरदार अदा नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ छोटी सी डिस्टेंस तक पानी को ले जाने में कौन काम कर सकता है, जड़ दबाव, रूट प्रेशर। लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जड़ दबाव का अहम काम शायद सिर्फ जाइलम में पानी के सालमों की जंजीर के मुनक़ता हिस्सों में दोबारा तसलसल कायम करना। यानी पानी जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो हो सकता कि बीच बीच में कुछ खला बच जाए, तो उस खला को पूर्ण करने में कौन हेल्प करेगा, रूट प्रेशर। फिर ये टूट फूट अक्सर सिरियान यानी ट्रांसपिरेशन के दौरान पैदा होती है। ट्रांसपिरेशन हमने कल भी कहा था कि जब पत्तों की सतह से पानी इवेपोरेट होता है, भाप बन के उभरता है, तो उसकी वजह से वो जो बीच बीच में टूट फूट होंगी, छोटे छोटे हिस्से रह जाएंगे, तो रूट प्रेशर उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जड़ दबाव उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो जड़ दबाव पानी की नकल हमल में ज्यादा मदद नहीं करता, लिहाजा पौधे इस जरूरत को सिरियानी खिंचाव यानी ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यानी नीचे से पानी तो पुश होगा, नीचे से पानी जड़ दबाव की वजह से आ जाएगा। अब ऊपर जो पानी को लेना है, तो वो काम कौन करेगा, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब ये है कि जो पानी भाप बन के पत्तों से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसा जैसा पानी ऊपर जाएगा, तो वो पानी क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल अगर इवेपोरेट होने वाला है, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या करेगा, खींचेगा। जिस तरह से आपके पास एक जंजीर होती है, उस जंजीर के अंदर जितने भी एक एक जो कोंडा होता है या अकोड़ी होती है, वो जो साफ्ट होती है, एक एक ऊपर आप क्या करते हैं, खींचते हैं। तो वैसा एक एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक एक पानी की बूंद एक दूसरे को ऊपर क्या करेंगी, खींचेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जड़ दबाव काम करेगा, लेकिन वो हेल्प करने की मदद, वो सिर्फ मदद करेगा, उससे बहुत ज्यादा पानी के ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलने वाली नहीं है। ना अब ट्रांसपिरेशन पुल किसको कहते हैं, सिरियानी खिंचाव। किसकी बात हो रही है, सिरियानी खिंचाव, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कह रहे हैं हम उसको, ट्रांसपिरेशन पुल या सिरियानी खिंचाव। ना पौधों में क्या होता है, तो हमको मालूम है पौधों में कल्ब यानी दिल या दौरानी निजाम नहीं होता है, और ये नहीं होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, पानी आगे पास हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जाइलम के जरिए पानी क्या होता है, ऊपर की जानिब क्या करता है, बहाव करता है, ऊपर की तरफ वो जाता है। और ये जो बहाव है, ये काफी तेज रफ्तारी क्या कर लेता है, इख्तियार कर सकता है, तकरीबन 15 मीटर फी घंटा। यानी 15 मीटर एक घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगा, 15 मीटर। अब ये तेज रफ्तारी की वजह क्या है, या ये जो स्पीड है, ये स्पीड उसको कैसे हासिल हुई। ये एक पुराना सवाल है कि पौधे में पानी ऊपर ढकेला जाता है या ऊपर की तरफ उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ये दो अभी तक के सवाल है। तो साइंसदानों की अक्सरियत इस राय से मुत्तफिक है, उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पौधे में पानी को खींचा जाता है, पौधे को पानी में क्या किया जाता है, खींचा जाता है। और इसके लिए क्या लगती है, कुव्वत, ताकत दरकार होती है। और ये जो कुव्वत है, ये जो ताकत है, ये कौन देता है, तो ये पत्तियों के जरिए अंजाम दिए जाने वाले अमल, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन, या जिसको हम क्या कहते हैं, सरियान, उसके जरिए होता है। इस पानी की नकलो हमल को क्या कहते हैं, कोहेजन टेंशन सिरियानी खिंचाव मॉडल, जिसको अभी हमने पढ़ा। क्या कहते हैं उसको, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन थ्योरी या कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल कहते हैं। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां पर दो बातें जो हमने पहले कहा, एक है कोहेजन यानी खींचना, दूसरा है टेंशन,
उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, तनाव डेवलप होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का अमल होगा, और उसकी वजह से वो क्या होगा, पुल होगा, यानी धीरे धीरे ऊपर क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा ना। बच्चों अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में दो चीजें हैं। एक चीज है जिसको कहा जाता है एडेजन, और दूसरा है कोहेजन। एक है एडेजन और दूसरा है कोहेजन। फिर यहां पर देखिए कौन है, यहां पर है वेसल एलिमेंट, ये सेल की वॉल से चिपक के बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जब ये सेल की वॉल, यानी ये जो वॉल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल ये इस दीवार से चिपक गया, उस वक्त उनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है, एडेजन, यानी चिपकना। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, उस सेल की वॉल से क्या हो गया, चिपक गया, उसको चिपक रहा है। तो एक एक मॉलिक्यूल चिपकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर चिपकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो चिपकेगा फिर निकलेगा, चिपकेगा निकलेगा, ये चिपकने का जो अमल है वो कौन है, एडेजन। और एडेजन हमेशा किसके बीच में होता है, एडेजन हमेशा होता है पानी का मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल प्लस प्लस वॉल, प्लस वॉल, वॉल ऑफ वेसल। तो वॉल ऑफ वेसल और पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो फोर्स काम कर रही है वो कौन है, एडेजन। फिर कोहेजन, कोहेजन का मतलब क्या होता है, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से जब बाइंडिंग करता है, इंटरैक्शन करता है, तो उसको कहा जाता है कोहेजन। इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है कोहेजन एडेजन, या कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस। इसका मतलब यह है कि यहां पर जब वो उसको खींच रहा है तो कैसा खींच रहा है, एक तरफ तो वो सेल जो वेसल की वॉल है उसको चिपक रहा है, दूसरा एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों, ठीक है ना। पौधों में क्या होता है, पानी मुसलसल क्या होता है, चलता रहता है। पत्तियों में पहुंचने वाले पानी का 1% से भी कम जियाई तालीब और नमू में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। यानी आप सोचिए कि इतना पानी जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से 1% से भी कम किसमें, फोटोसिंथेसिस में, यानी जियाई तालीफ में, और दूसरा किसमें, प्लांट की नमू में, यानी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या है, 99.9% जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका सिरियान हो जाता है, उसका ट्रांसपिरेशन हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि पानी का बेशतर हिस्सा पत्तियों के स्टोमेटा से जाया हो जाता है, और पानी के इस नुकसान को क्या कहा जाता है, सिरियान कहा जाता है। इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहा जाता है, इसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको समझना है आपने, बहुत अच्छे से इसको समझना है कि हमारे पास जो ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस है, सिरियानी खिंचाव, उसकी मदद से क्या होता है, पानी बहुत दूर तक, बहुत लंबे डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो दो तरह के हमने यहाँ पर, एक रूट प्रेशर की हमने बात की है, दूसरा हमने सिरियानी खिंचाव की बात की है। तो जो रूट प्रेशर होता है, उस रूट प्रेशर से बहुत दूर तक पानी नहीं जाएगा, लेकिन वो जो रूट प्रेशर है वो किसकी मदद करेगा, वो मदद करेगा ट्रांसपिरेशन पुल की मदद करेगा। ठीक है, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना बच्चों, कल सुबह हम लोग सिरियान और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक खत्म करेंगे और नया सबक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जी सर। हेलो हेलो सर। हेलो हाँ दानिश। सर, मैं
हेलो। आज तीसरा दिन है सर, आज का तीसरा दिन है ये भी, फिर आज भी नहीं हुआ। दानिश अपन फोन पे बात करते बेटा। ठीक है। नाउ कल सुबह हम अगेन 5:30 बजे हमारी क्लास होगी, और कल की जो क्लास रहेगी वो 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, और अगर हो गया तो 9 और 9:30 बजे तक हमारी कल क्लास जाएगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि कल मेरे को दूसरी क्लास में छुट्टी है, तो इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, और नया चैप्टर भी इंशाल्लाह तकरीबन अगर हो सके तो कल उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल हमारा मैक्सिमम पोर्शन हमारे को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल सुबह 5:30 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।